सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है और अब तो चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 14 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर इस बार अपना बिहार किसका होगा। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी बीच सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट ने एक बार फिर से चौंका दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार के लोगों का मूड क्या बता रहा है। देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें कि ये सर्वे किया है IANS मैट्राइज ने और सवाल यहाँ पर कई पूछे गए थे। देखिए, सवाल पूछा गया था कि आखिर बिहार में किसकी सरकार होगी और लगे हाथ यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के लोगों का मन पसंदीदा सीएम फेस कौन होगा। और हमने आपको बताया है कि वाकई में नतीजों ने चौंका कर रख दिया है। तो तफसील से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को देखिए। इस फ्रेम में आपको एक तरफ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी नजर आ रहे होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको फ्रेम में सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बार फिर से सर्वे रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि बिहार के लोगों का मन पसंदीदा सीएम फेस कौन होगा। पहले नंबर पर है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार को 42% लोगों ने पसंद किया है। दूसरे नंबर पर है तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव को 15% लोगों ने पसंद किया है। तीसरे नंबर पर है प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर को 9% लोगों ने पसंद किया है। उसके बाद चिराग पासवान 8% और सम्राट चौधरी को 3% लोगों ने पसंद किया है। तो अब सवाल पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार का ग्राफ अचानक से कैसे बढ़ गया। देखिए समरीन जी, यह सर्वे नहीं है, ओपिनियन पोल है। और जो सैंपल्स लिए गए वह बिहार में सैंपल्स लिए गए और सितंबर महीने में सैंपल्स लिए गए। देखिए, लाभकारी योजनाओं का लाभ नीतीश कुमार को प्राप्त हो रहा है, इसमें कतई शक नहीं है। आपको पता है कि इस कार्यक्रम को जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग बीजेपी के कार्यालय गए थे और बहिष्कार कर रही पार्टी आरजेडी के कार्यालय भी गए थे और दोनों जगह उनके नेताओं ने हम लोगों की खातिरदारी अच्छे से की, स्वागत अच्छे से किया। कहीं यह नहीं लगा कि उनके मन में कोई टीस है। तो देखिए, जो ओपिनियन पोल के सैंपल्स के प्रैक्टिसेज होते हैं, जो सर्वे करते हैं, आपने देखा कि अब नीतीश कुमार सबसे आगे चले गए 42%। और पहले जो आ रहे थे ओपिनियन पोल्स या पोल ट्रैकर्स आ रहे थे, उसमें नीतीश कुमार बहुत पीछे थे, तीसरे नंबर पर चले गए। हाँ, तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे, सबसे आगे चल रहे थे, प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे, दूसरे नंबर पर। हाँ। तो आप इस प्रैक्टिस को समझिए कि जब ओपिनियन पोल्स हुए तब जो सैंपल्स लेने वाले होते हैं तो वह तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहले जब पोल ट्रैकर्स चल रहे थे तो यह पूछा जा रहा था, क्या आप बिहार में बदलाव चाहते हैं? लोग कह रहे थे हाँ, बदलाव चाहते हैं। क्या जो वर्तमान में सरकार है उससे आप उब चुके हैं? तो लोग कह रहे थे हाँ, उब चुके हैं। लोग पूछ रहे थे, क्या नीतीश कुमार थके हुए दिखाई पड़ते हैं? नीतीश कुमार की अवस्था ठीक नहीं है? तो लोग कह रहे थे कि हाँ। तो आपको दिखाई पड़ रहा था कि नीतीश कुमार नीचे, पीछे, हाँ, बहुत पीछे। और तेजस्वी यादव आगे, हाँ, आगे, क्योंकि यह पूछा जा रहा था कि भाई युवा चेहरा, फिर तेजस्वी यादव, हाँ, बदलाव, तो बदलाव का वाहक कौन बनेगा? तो बदलाव के वाहक के रूप में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जब लाभकारी योजनाएं पहुंची और फिर जो ओपिनियन पोल करने वाले उन्होंने कॉम्पिटिटिव किया इसे, तो फिर नजरिया और दृश्य बदल गया। कैसे बदला, इस बात को समझिए। आप मार्केटिंग करने किसी मॉल में जाती हैं, आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए है, ठीक है, और आपकी शॉपिंग लिस्ट में 10 सामान शामिल है, तो वह 5,000 में आ नहीं रहा है। तो आप तय करती है कि अच्छा, इस सामान को आज हम नहीं खरीदेंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ, इस सामान को आज नहीं खरीदेंगे। यह खरीदा जाना सबसे जरूरी है। तो एक उदाहरण यह है। ठीक है। दूसरा उदाहरण यह है कि एक ही दिन आपको 5 न्योते मिल गए शादी के,
5 न्योते मिल गए और आप जा सकती हैं सिर्फ 2 जगहों पर, तो फिर आपको 3 को छोड़ना पड़ेगा। 3 को छोड़ना जी पड़ता है। जी हाँ। तो अब जो ओपिनियन पोल्स आए तो लोगों ने सीधा सवाल, देखिए जब पहले पोल ट्रैकर्स आ रहे थे तो एनडीए में भी कंफ्यूजन था, नीतीश कुमार रहेंगे नहीं रहेंगे, उनके नेतृत्व को माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो अब ओपिनियन पोल्स पे जब बात, लोगों ने सवाल सीधा पूछा, अब सवाल यह नहीं पूछा गया कि सरकार बदलनी चाहिए, हाँ। यह नहीं पूछा गया कि नीतीश कुमार थक गए हैं, यह नहीं पूछा गया कि आप कितने संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं। जब पूछा यह गया कि नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव, अच्छा, तो जैसे ही आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सवाल पूछेंगे तो नतीजे बिल्कुल उलट आएंगे, नतीजे बिल्कुल उलट आएंगे। और उसी का परिणाम निकला कि नीतीश कुमार आगे चले गए, नीतीश कुमार आगे चले गए। हाँ, प्रशांत किशोर क्यों 9% पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो दूसरे स्थान तक चले गए थे, क्योंकि अभी लोगों ने माना कि प्रशांत किशोर की राजनीति आगे भी बची है और जो मुकाबला है वह तेजस्वी और नीतीश कुमार में। वैसे देखिए प्रशांत किशोर के बारे में इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि प्रशांत किशोर कब क्या कर देते हैं, करिश्माई है ना। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब प्रशांत किशोर महागठबंधन के रणनीतिकार थे, 2014 में नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव किस कदर हारे थे, सिर्फ 2 सीटें आई थी। 2010 में राजद कैसे हारा था, दोनों को प्रशांत किशोर ने मिलाया, कांग्रेस को मिलाया। और तब ओपिनियन पोल छोड़ दीजिए, तमाम एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, बिहार में एनडीए की सरकार बन रही। सिर्फ एक एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, जो नई एजेंसी थी जिसे कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। ठीक है। और अमित शाह का तूफानी दौरा, नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा, और 14 वाला जो मैजिक था, 14 वाला मैजिक, तो देखिए, तो प्रशांत किशोर ने कहा, तब भी कहा था कि नहीं महागठबंधन की सरकार। आपको बंगाल भी याद रखना चाहिए, 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। तो अभी चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को है और प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में एक्स फैक्टर है। प्रशांत किशोर यह तय करेंगे कि सरकार यदि उनकी नहीं बनती है तो बनती किसकी है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रशांत किशोर के बारे में अभी प्रेडिक्ट करने की बहुत जरूरत नहीं है, अब उनको निकलने दीजिए। देखिए वह एक नई परंपरा बनाने जा रहे हैं, जो चर्चाएं हैं कि भाई सारे नेता उड़न खटोले से उड़ेंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है नहीं, हेलीकॉप्टर से मैं नहीं उड़ूंगा, हाँ मैं रास्ते से ही चलूंगा, गाड़ी से जाऊंगा या पैदल जाऊंगा। हाँ नहीं, पैदल कहाँ जा पाएंगे, गाड़ी से ही जाएंगे। तो जब यह पूछा गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, वहां नीतीश कुमार आगे निकल गए, सीधा जवाब दिया। हाँ, और देखिए रवि सर से आप जान लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी क्यों पिछड़ गए और नीतीश इस उम्र में भी, नीतीश इस थकान में भी तेजस्वी को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, पीछे क्यों छोड़ रहे हैं। रवि जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या प्रश्न पूछा गया था और जनता ने क्या कुछ जवाब दिया है। वाकई में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आंसर है ये जनता का। अचानक से हमने देखा कि पोल ग्राफ जो है वो नीतीश कुमार का आगे बढ़ गया, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए तमाम तरह की जो सर्वे है या ट्रैकर है, पोल ट्रैकर जो आ रहा था, उसमें सी वोटर्स का या वोटर वाइब का जितना भी हम लोग देख रहे थे, उसमें स्पष्टता के साथ तेजस्वी यादव पहले पैदान पर थे, उसके बाद से आपको प्रशांत किशोर थे, उसके बाद आपको नीतीश कुमार, ये स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ा। थोड़ा सा हम इसे देखिए, पोल ट्रैकर हो या सर्वे है, इसे हम इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, इसको भी बताते हैं कि ये इसका सैंपलिंग साइज क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। इसको आप पहले निकालिए, इसको डिकोड करिए, उसको भी छोड़ दीजिए। आप पिछले लोकसभा चुनाव की बात करिए, क्या उस समय चल रहा था, 400 पार भारतीय जनता पार्टी का नारा था। 400 पार हुआ क्या? नहीं हुआ। अब आप थोड़ा सा इधर आइए, आप विधानसभा के चुनाव में आइए। जो बिहार में पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, यानी कि 2020 में, बिल्कुल, तो ये महागठबंधन और एनडीए था, दोनों में देखिए फोटो फिनिश, इसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, वैसा हुआ था। और वो आपको फोटो फिनिश का मतलब है कि पिछली बार जो हुआ था 10.7% का ही अंतर था महागठबंधन और एनडीए के बीच में, ये हम बताना चाह रहे हैं। और इतनी ही नहीं, 12 से 15,000 वोटों का ही अंतर था। तो ये सबसे बड़ी बात, इसी को समझाना हम चाह रहे हैं। तो ये देखिए, यह परसेप्शन, यह
जो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि क्या इस बार जो सर्वे आया या जो ट्रैकर आ रहा है इसमें कौन सा सवाल पूछा गया, तो ये बात है। और इसमें आप प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है, प्रशांत किशोर आप एक नई इस बार परंपरा शुरू की है। हम बार बार एक बात कहते हैं इस बार कि वो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप का क्या, उनके आरोप का क्या उसमें जिक्र हुआ? क्योंकि ये देखिए, आप ठीक है तेजस्वी और नीतीश कुमार का तो पूछ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के आरोप जो लगा रहे हैं, जो अभी समाज में चल रहा है, बिहार में जो भी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, इसको आप कैसे ये कर दीजिएगा? तो यह अब उस पर कितना परसेंट का क्या है, क्या प्रशांत किशोर की पार्टी वोट कटवा है या फिर किंग मेकर है, और लोगों ने क्या कहा, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन वो करिए। खुद कहते हैं कि हम हैं वोट कटवा, दोनों तरफ का काटेंगे, नहीं तभी तो हमारी सरकार बनेगी। नहीं, देखिए वो ठीक कह रहे हैं, और वो साथ में यह भी कह रहे हैं अर्श पर या फर्श पर, बिल्कुल यह भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर। तो ये कि हर बात को आप उनको डिकोड करिएगा। प्रशांत किशोर की निश्चित रूप से इस बार बड़ी भूमिका, क्या सीट लेके आएंगे या हम नहीं जानते, ये हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर एक मजबूत फैक्टर होने जा रहे हैं। इस बात को कोई माने नहीं माने, और हम तो समरीन याद है, हम कई दफा हमने कहा है कि प्रशांत किशोर के पास में एक चाबी, ये सत्ता की चाबी उनके पास होगी। अब तो कितनी संख्या होगी, अब क्या किस तरह से खंड खंड में होगा, कैसे होगा, यह देखने और समझने वाली बात है। जब परिणाम निकल करके आएगा तब पता चलेगा। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आप पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता है उनको। ज्ञानेश्वर जी, अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि आप ये भी बताइएगा कि तेजस्वी पीछे क्यों चले गए। देखिए, रवि सर जो कह रहे थे उसमें सच्चाई है, ठीक है ना, लेकिन इस बात को भी समझिए कि नीतीश कुमार आगे क्यों चले। बिल्कुल। हाँ, आज हम लोग जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब यह कार्यक्रम चलेगा तब तक चिराग पासवान से बात नहीं बनी है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि जो ओपिनियन पोल्स आए उसमें एनडीए का वोट परसेंटेज भी बढ़ गया। कैसे बढ़ा? क्योंकि चिराग पासवान का जो चिराग पासवान को मत 2020 में मिले थे, उनके पास 2 मत थे, एक अपना मत, उसकी संख्या कम थी। लेकिन जो नीतीश कुमार से नाराज थे या बीजेपी की रणनीति का जो भी हिस्सा था, तो वे सारे मत जो उनको प्राप्त हुए थे, वह मत इस बार एनडीए के साथ, यदि चिराग पासवान सही सलामत रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ गए। उपेंद्र कुशवाहा आ गए, और नुकसान सिर्फ किसका हुआ? मुकेश सहनी का। तो इसलिए वोट परसेंटेज भी बढ़ गया, तो वहां नीतीश कुमार को फायदा होता दिख रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सीटों की संख्या भी 150 से 160 एनडीए प्राप्त करता दिखाई पड़ रहा है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से। जैसा कि अमित शाह ने पूर्णिया में कहा था कि 160 सीटें जीतेंगे। देखिए 148 से 164 एनडीए, ठीक है ना, बिल्कुल। और महागठबंधन की बात कर ले तो 75 से 90 के दरमियान। तो महागठबंधन को नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है, बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान। और अगर हम जनसुराज की बात करें तो 7 से 10, एआईएमआईएम की बात करें तो 2 से 5, बीएसपी, जेएमएम या फिर अन्य को मिलाकर 1 से 3 जी। तो देखिए, हमने कहा कि इसलिए क्या नीतीश कुमार आगे जाते दिखाई पड़ रहे हैं, लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। अब देखिए, तेजस्वी यादव के साथ समस्या कहां चली आती है, और यह समस्या तेजस्वी यादव की नहीं है। देखिए, यदि लालू यादव के बेटे नहीं होते तेजस्वी यादव, और उन्होंने अपना नेतृत्व विकसित किया होता तो शायद फायदे में होते। बिल्कुल। आज उन्हें लालू यादव के बेटा होने का नुकसान हो रहा है। अब आप कहेंगे कि उन्हें तो फायदा ही है, 32% वोट तो लालू यादव ने दिया, लेकिन ऐसा वोट दिया है जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एंटी लीगेसी लोग तेजस्वी यादव से नहीं डरते हैं। तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण बदनामी। इसको आप दूसरे अर्थ में परिभाषित कर सकते हैं कि वह नीतीश कुमार की पाठशाला में उप मुख्यमंत्री रहे, इसलिए अनुशासन तोड़ने की आजादी नहीं मिली, ठीक है। तो हम एंटी लीगेसी की बात कर रहे थे, जो आपको दिखाई पड़ा कि नीतीश कुमार बहुत आगे चले गए जी। कि तेजस्वी, फिर हम करें, तेजस्वी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण लोग उनसे दूर। लेकिन लालू यादव के बेटे, देखिए बात उन दिनों की होती है जो नीतीश कुमार डराते हैं, बीजेपी डराती है, जंगल राज। देखिए, मैं कल रात को पढ़ रहा था, मैं तो पढ़ता ही हूँ रात को, बिल्कुल। अब इस तथ्य को भी हो सकता है आरजेडी वाले चैलेंज करें, लेकिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही है,
मैं तारीख बता रहा हूं 11 मार्च 2010। ठीक है, ठीक है। राबड़ी देवी भी चुनाव हार गई थी, याद कीजिए। ठीक है, 11 मार्च 2010। नहीं, राबड़ी देवी शायद तब नहीं हारी थी, कि राबड़ी भी हार गई थी 2010 में। हार गई थी। नहीं, चुनाव तो अक्टूबर में हुआ होगा ना, अक्टूबर में। हाँ, तो ठीक है, राबड़ी देवी भी यही होंगी। तो 11 मार्च 2010 की कार्यवाही है बिहार विधानसभा विकास के प्रतिमान, एक किताब है। हम पृष्ठ संख्या 188 बता देते हैं जी। जो मुझे चैलेंज करना चाहते हैं उसे पढ़ लें। बिहार विधानसभा की कार्यवाही। ठीक ठीक। स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बहस हो रही थी। तब स्वास्थ्य मंत्री थे नंद किशोर यादव, भाजपा के, और आरजेडी वालों ने यह सवाल पूछा था कि अस्पतालों की व्यवस्था क्यों खराब है, ठीक, अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है, क्यों नहीं। नंद किशोर यादव ने जवाब दिया अब्दुल बारी सिद्दीकी को इंगित करते हुए, ठीक है ना। और वहां राजद के जमाने के 2 पुराने स्वास्थ्य मंत्री भी थे, मतलब जीत कर आए होंगे अब विधायक के रूप में। तो नंद किशोर यादव ने कहा, जवाब दिया, किताब में लिखा है बिहार विधानसभा की कार्यवाही में, मुझे कसूर मत लीजिएगा, कि सिद्दीकी साहब, नंद किशोर यादव बोल रहे हैं, सिद्दीकी साहब आपके पुराने 2 स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं, आप डॉक्टरों की कमी का रोना रो रहे हैं, बिल्कुल सही रो रहे हैं, बिल्कुल सही रो रहे हैं, लेकिन आप यह बता दीजिए कि 1990 से 2005 तक एक भी डॉक्टर को आपने पूरे बिहार में नियुक्त क्यों नहीं किया? 15 वर्षों में एक डॉक्टर की बहाली नहीं हुई थी, एक डॉक्टर की बहाली नहीं हुई थी, यह बिहार विधानसभा की कार्यवाही में। तो ये सब गलतियां हैं, ये सब गलतियां हैं। फिर नंद किशोर यादव ने उल्लेख किया कि उन्होंने क्या बहालियां की, कैसे बीपीएससी से प्रक्रिया चल रही है, कैसे पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाए जा रहे हैं, इसे और गति देने की जरूरत है, कैसे बैकलॉग है। तो आप 15 साल में एक डॉक्टर, हाँ, और आज हम लोग आज भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि दिल्ली में एम्स में मरीजों की भीड़ किस प्रदेश की सबसे अधिक होती है? बिहार की। हाँ, बिहार की। बिल्कुल। तो जो वो गलतियां हैं, अरे आप पटना छोड़ दीजिए समरीन जी, पटना छोड़ दीजिए, समझे? पटना में क्या होता था, आप उसी दौर में आप गया के लोगों से बात कर लीजिए। सिर्फ एक अपहरण की याद दिलाता हूं, बबली जैन अपहरण कांड, बबली जैन किडनैपिंग केस, बबली जैन किडनैपिंग केस। कौन लोग फंसे थे उसमें, कौन लोग फंसे थे? और तब क्या होता था कि जब सत्ता में शामिल लोग फंसते थे तो कांड का अनुसंधान सीआईडी कंट्रोल को दे दिया जाता था। अच्छा, सीआईडी कंट्रोल को। और सीआईडी कंट्रोल क्या होता था? संटिंग प्लेटफॉर्म। संटिंग प्लेटफॉर्म समझती है ना? बिल्कुल शांत मामला। नहीं, संटिंग प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पर हुआ होता है कि जब किसी गाड़ी को आगे नहीं जाने देना है शंट में डाल तो उसे संट में डाल दो, ठीक है ना। तो बबली जैन, गया के लोगों से पूछिएगा, गया के लोगों से, महेश सिंह यादव कॉलेज, वहां किडनैपिंग की प्लानिंग हुई थी। तो क्या होता था कॉलेज पे? पढ़ाई की जगह इस तरह की प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन जी, उनका नाम आया था। आप बिहार विधानसभा की कार्यवाही उठाइए, वहां इसकी चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? वहां भी इसकी चर्चा हुई, वहां भी इसकी चर्चा हुई है। और कांड को सीआईडी कंट्रोल, देखिए, जो जिनका नाम उछला था बाद में बरी भी हो गए होंगे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, और उनके परिवार वाले अब दूसरी पार्टी से विधायक हैं, ठीक है ना। जी, आप समझ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये सब जो बदनामी है ना, वह तेजस्वी यादव को परेशान करती है। बिल्कुल, ये सब बदनामी तेजस्वी यादव को परेशान करती है, इसलिए यह चर्चा होने लगती। अच्छा, इसलिए नीतीश कुमार जो है वह आगे निकल जाते हैं कि चाहे वो थके हुए हो, चाहे उम्र जो हो, तो कि नीतीश कुमार के अभी देखिए ना, अभी क्या है, पटना का मरीन ड्राइव, ठीक है ना, मरीन ड्राइव क्या बना है, कैसे बना है, शानदार बना है। बिल्कुल। लालू यादव रोज शाम को निकलते हैं, रोज शाम को निकलते हैं, और कहाँ जाते हैं? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव आइसक्रीम भी खा लेते हैं, आइसक्रीम भी खा लेते हैं, जबकि मना ही है। तो मरीन ड्राइव देखकर प्रसन्नता तो होती होगी, बिल्कुल होती होगी, और इस बात का अफसोस भी होता होगा कि तब के जमाने में हमने
हाँ क्यों नहीं किया हाँ, कुछ? तो लालू यादव भी मरीन ड्राइव, ठीक है ना? हम्म, हाँ, भाई आपके जमाने में क्यों नहीं? हम्म। हाँ, जब बदनाम क्यों हुआ कि गड्ढे में सड़क नहीं, सड़क सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क है। सड़क है। हाँ, जी जी। तो ये जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं ना, तो इसलिए तेजस्वी यादव को परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव ने यदि पार्टी स्वयं खड़ी की होती, और फिर देखिए तेजस्वी यादव के सामने क्या संकट है, जिसे प्रशांत किशोर धो पोष देते हैं, कि तेजस्वी यादव के पास नेता नहीं है। नेता नहीं है नहीं तेजस्वी के पास? नहीं है, तेजस्वी के पास नहीं नेता है, नहीं है। तेजस्वी यादव के पास नहीं है। जो नेता है वह लालू के जमाने के नेता है। अच्छा जी। हाँ, वह लालू के जमाने के नेता है। लालू यादव के पास नेता थे रघुवंश प्रसाद सिंह, बिल्कुल थे। लालू यादव के पास नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, आज भी जी, हैं। आज भी हाँ, है, लेकिन आज भी किसी को टिकट नहीं दिला सकते हैं, ठीक है ना? है। लालू यादव के पास नेता थे रघुनाथ झा, लालू यादव के पास नेता थे अखिलेश सिंह, लालू यादव के पास तमाम मतलब ऐसे नेता थे जो समावेशी थे, समावेशी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या, अब देखिए तेजस्वी यादव के पास नेता कौन है? भाई प्रशांत किशोर क्या कह देते हैं कि जो पुराने तोप गोप हैं उनसे आपने छुटकारा कहां पाया है? यदि आपने छुटकारा पा लिया होता तो हम मान लेते कि राजद पाप मुक्त हो गई है। हाँ बिल्कुल। हाँ, राजद पाप मुक्त हो गई, तो उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी तो फिर वही तोप गोप दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे ही वो तोप गोप दिखाई पड़ते हैं, आपको यही एक और घटना का स्मरण करा दें। 1992 की घटना है। लाल डायरी तो पढ़ने जब हम पलटते हैं, हेमंत शाही कांग्रेस के विधायक थे, ललितेश्वर प्रसाद शाही के बेटे, वैशाली से जीते थे, गरौल से जीते थे, वैशाली से जीते थे। तो उनकी पत्नी बीना शाही, वह भी मंत्री रही, अभी किस पार्टी में है शायद मुझे याद नहीं, कांग्रेस में लगता है, कांग्रेस में है, ठीक है। तो हेमंत शाही मुजफ्फरपुर से पटना के रास्ते में थे। मालूम हुआ कि गरौल अंचल कार्यालय में ये जो मछली के तालाब होते हैं उसकी नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी। अच्छा। वहां कुछ विवाद हुआ है। ये भी बहुत मनभरू थे, बहुत मनभरू थे, ये भी बाहुबली थे। अच्छा। और विधानसभा में लालू यादव और हेमंत शाही में बाहें खींचाखींची हो गई थी, लालू यादव से। हाँ, लालू यादव से, ठीक है ना? ठीक है। तो गरौल अंचल कार्यालय में जानकारी मिली, यह पहुंच गए, और ये जैसे ही पहुंचे वहां यह प्रक्रिया चल रही थी, हेमंत शाही पर गोली चल गई। अच्छा। हेमंत शाही पर गोली चल गई, तो हेमंत शाही को गोली लगी, गिर गए। हेमंत शाही के साथ जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने भी गोलियां चलाई, जो निजी अंगरक्षक होंगे, सरकारी अंगरक्षक होंगे। उनमें जो गोली मारने वाले थे वह भी मारे गए, कुछ लोग घायल हो गए। हेमंत शाही घायल होकर अस्पताल पहुंचे, आईसीयू में, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन गोली मारने वाले की मौत हो गई थी। वह शायद जयमंगल राय नाम था। तो देखिए नजरिया क्यों डर जाते हैं कि लालू सरकार के एक मंत्री ने कह दिया कि आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हेमंत शाही नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह आईसीयू में दाखिल। हाँ, मतलब सरकार के मंत्री ने कहा। अब देखिए यह सब हो गया, और उधर देखिए हेमंत शाही अभी जिंदगी और मौत से जूझ ही रहे थे। जयमंगल राय जिन्होंने गोली मारी थी हेमंत शाही को, उनके 100 को लेकर सड़क जाम किया गया था। अच्छा। ठीक है जी। तो लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए जयमंगल राय के 100 पर माल्यार्पण करने वहां पहुंचा। माल्यार्पण करने, अब तो शायद शहीद द्वार भी बन गया है जी, अब तो शहीद द्वार भी बन गया है, ठीक है ना? तो अब वह माल्यार्पण करने चले जाते हैं, तो सोचिए जातीय, ठीक है ना? और इसके बाद हेमंत शाही की मौत हो जाती है, जिसके बारे में तो लोगों को तेजस्वी, फिर से हम कह रहे हैं, तेजस्वी यादव से किसी को डर, तेजस्वी यादव ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तेजस्वी यादव वैसे नेता हैं जो लोगों को समझाते हैं कि गमछा मुरेठा मत बांधो, लहरिया कट मत चलाओ, ठीक है ना? लहरिया कट मत चलाओ।
अभी आपने देखा ना, हम लोग राजद कार्यालय गए, किसी ने अशिष्टता से हम लोग से बात की? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल नहीं। रणविजय साहू जी ने बढ़िया हम्म। कॉफी भी पिलाया, जी हाँ? जी जी। और सभी लोगों ने हाँ, मतलब किसी ने इलायची भी खिलाई, हाँ, किसी ने इलायची भी इलायची खिलाई, भी खिलाई। इलायची भी जी खिलाई जी ना। जी हाँ। तो और आपके साथ तो सब तस्वीर लेने हाँ, के लिए तस्वीर भी लाइन ले लगा रहे दी। थे, हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल। हम लोग तो अपनी ओर से कोई खुन्नस रखते नहीं, भाजपा गए तो राजद भी गए, बिल्कुल कल गए। जदयू में चले जाएंगे, जनसुराज में चले जाएंगे, ठीक है। तो तेजस्वी के साथ परेशानी यह है, अब तेजस्वी भाई अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए नेता, हाँ, नए नेता, उस जमाने के नेताओं से छुटकारा पाना है, लेकिन कैसे इतना जल्दी पाले? कैसे पाले? तो ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। और प्रशांत किशोर ने नई जमात खड़ी कर हाँ, दी है। नई जमात खड़ी कर दी है। अब प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब मेरे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी तो आप यह देख लीजिएगा कि अनपढ़ आदमी नहीं होगा, नहीं होगा, जाहिल आदमी नहीं होगा, ऐसे मुकदमों का अभियुक्त नहीं होगा जो बहुत संगीन है। अब आप कह दीजिएगा कि भाई प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रशांत किशोर पर भी 4 मुकदमे हैं, तो प्रशांत किशोर ने भाई आंदोलन किया तो 4 मुकदमे हैं उनके खिलाफ, ठीक है ना। लेकिन हत्या का, दुष्कर्म का, अपहरण का ये मुकदमे नहीं होंगे। तो तेजस्वी को अपने आप से लड़ना पड़ रहा है कि पिता के शासन काल के खौफ से लड़ना पड़ रहा है, और उसी खौफ को आपने देखा ना, पिछले दिनों नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बिल्कुल वही सब बातें याद करा दी, वही सब बातें याद करा दी, हाँ, कि क्या होता था, कैसे होता, हाँ। और पटना में तो देखिए, पटना जहां कितने अपहरण हुए हैं, कितने अपहरण हुए हैं, तो हम तो लाल डायरी के पन्नों को जब वक्त मिलता है तो पलटते ही रहते हैं। इसलिए जब नीतीश बनाम तेजस्वी की बात होती है तो नीतीश आगे चले जाते हैं, चाहे जिस अवस्था में रहते हैं, हाँ, कि लोगों को डर। तो तेजस्वी को किसी भी कीमत पर इस खौफ, और यदि इस बार वह पीछे छूट गए तो भविष्य में बहुत संकट है, बहुत संकट है, बहुत संकट है। भविष्य में बहुत संकट है। देखिए, हमने आपको बताया था कि इस सर्वे ने, इस ओपिनियन पोल ने 2 सवालों का जवाब दिया था। पहले सवाल पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है, अब दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। इसके नतीजे के मुताबिक ये साफ साफ दिख रहा है कि बिहार में इस बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, हम तो शुरू में ही बता दिए कि किस तरीके से एनडीए का नारा था, एनडीए कहता भी था। इस बार भी अमित शाह ने आकर के स्पष्टता के साथ कह दिया था कि 243 जो इन लोगों का नारा था कि 243 अब 165 प्लस कह दिया अमित शाह ने। 2025 में 225 हाँ, तो इस पर 165 प्लस कह दिया। तो अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि आप एनडीए के पास, हम स्पेसिफिक कह रहे हैं, एनडीए के पास में सिवाय जंगल राज की दुहाई देकर के वोट को अपने पाले में करने के सिवाय इनके पास है क्या? ये बताइए ना। फ्री बीज दे रहे हैं तो ये फ्री बीज आप 15 साल तक आप क्यों नहीं दिया? ये तो जनता पूछेगी कि आपके चुनाव के समय ही आपके दिमाग में आया कि हमको फ्री बीज देना चाहिए, महिलाओं को देना चाहिए, या किसी को 10,000 रुपया देना चाहिए। यह तो कहीं ना कहीं आपको दिखाया जा रहा है। या देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है समरीन, इस बात को मान लीजिए। तेजस्वी ने भी कहा था, कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। अब तो विपक्ष में तो 200 यूनिट बिजली फ्री की ही बात करेंगे ना, और ये लोग डबल इंजन की सरकार है, ये लोग कर दे रहा है, यही तो बात है। लेकिन सवाल है कि आप जंगल राज की दुहाई देकर के या पिछले 20 साल की बात करके आप नए वोटर्स को कहां तक साध पाइएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सैंपलिंग है, जो सर्वे है, विकास मॉडल दिखा रहे हैं, विकास मॉडल ये दिखा रहे हैं कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था और अब का बिहार कैसा है। बिल्कुल हम वही कह रहे हैं। तो उसी पर आप जो मुफ्त में रेवड़ी बांटने की जो बात है, वह अभी क्यों आई? अगर यदि मान लीजिए कोई इधर से इधर हो रहा है तो यह मुफ्त में आपको जो रेवड़ी बटा है वैसे लोगों से भी तो आप लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव दिख रहा है ग्राउंड, ग्राफ बढ़ रहा है फिर से एक बार। ग्राफ तो आप कौन बढ़ा रहा है ये बताइए ना। जनता से आप पूछिए, आप ऑफ द कैमरा क्या वो बोल रहे हैं, वो लोग लेंगे लेकिन वोट कहां देंगे? यह देखिए, प्रशांत किशोर भी इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं, प्रशांत किशोर भी इस बात को कहते हैं, ले लीजिएगा, लेकिन जब बटन दबाना होगा तो सब याद तो प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार जिस बात को छोटे छोटे पॉइंट आउट करता है वो व्यक्ति, वह आदमी कह रहा है, तो हम लोग ऐसे आदमी कह रहे हैं, हम लोग भी जो देख रहे हैं वही कह रहे हैं। देखिए, फ्री बीज मुफ्त में आप लीजिए, ये होशियारी असर नहीं होगा, यह निश्चित रूप से मान लीजिए, क्योंकि सब मिलजुल करके वही होगा। आपने हम तो बताया ना कि पिछले विधानसभा के चुनाव में फोटो फिनिश महागठबंधन और एनडीए में हुआ, तो ये क्या हुआ? और
इस बार उसी को पाटने की कवायद में है एनडीए, जो मुफ्त में जो दिया जा रहा है, रेवड़ी बांटी जा रही है, रेवड़ी कल्चर की हम लोग बात करते हैं तो इस पर तो कोई बात करता नहीं है। बात नहीं, नहीं हाँ, करते। आपको क्या लगता देखिए है? ऐसा है समरीन जी, जी, मैं रवि साहब की बातों से सहमत नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं नहीं रखते रखता आप। हूँ। देखिए उन्होंने कहा जंगल राज, हम्म उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, हम्म फ्री बीज क्यों? हम्म। देखिए कुछ नहीं हुआ यह बात तो हम नहीं मानते। नहीं मानते। हाँ, मैं नहीं मानता हाँ हूँ। बिल्कुल, पहले बिहार 2005 और हाँ, पहले 2005 के बिहारी बाद शब्द कभी गाली था, आज बिहारी शब्द गाली नहीं गाली है। नहीं। हाँ, हम्म लेकिन बिजली, सड़क, पानी से आगे बिहार नहीं पहुंचा है, हम्म इसमें भी कोई शक नहीं। पिछले कई दशकों से, ठीक है, 1990 के बाद बंद होना शुरू हुआ। हम्म, पटना विश्वविद्यालय में आप भी पढ़ी है ना, आप पढ़ी बिल्कुल। है ना, जी 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 आपने जी। तो वहां राजनीति भी की है, कॉमरेड भी रही है, ठीक है, तो आप कॉमरेड भी रही हैं, हम्म, लेकिन पटना विश्वविद्यालय अब यूपीएससी नहीं देता है। नहीं देते। हम अफसोस की बात। आईएएस आईपीएस बनाने की फैक्ट्री थे और इसके कसूरवार लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों हैं। हम्म तो हम बिजली, सड़क, पानी से आगे नहीं पहुंचे हैं। पटना मेट्रो मिल गया, हम्म शहरों का विस्तार हुआ, हम्म, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या सब है ये आपको पता है, ठीक है ना। जी जी जी। प्लान करना है, पढ़ने के लिए प्लान करना है, पेट के लिए प्लान करना है, कमाने के लिए प्लान करना है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, या नहीं मानेंगे। अब देखिए फ्री बीज की बात है, नीतीश कुमार तो इसके सख्त खिलाफ थे। तो फिर हाँ, मैं आ रहा हूं। जी। आप देखिए नीतीश कुमार तो इसके सख्त खिलाफ थे। हमने नीतीश कुमार को 2005, हाँ, 2005 में जब वह पहला चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए गाना लिखा जाना था। यह कहानी शायद आपको हमने पहले भी सुनाई है, नहीं सुनाई है तो फिर से सुन लीजिए। जी। तो उन्होंने दिल्ली में संजय झा को कहा, जो अभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और अजीत सिंह जो अब नहीं रहे, विक्रमगंज से सांसद हुए थे, कि एक गाना जो बजे बिहार की भाषा में वह तैयार कराइए। तो विनय बिहारी उस वक्त तक राजनीति में नहीं आए थे, मुंबई रहा करते थे, मुंबई रहा करते थे। तो इन दोनों ने विनय बिहारी से संपर्क किया, विनय बिहारी दिल्ली पहुंचे और नीतीश कुमार ने जो समझाया था उसके मुताबिक एक गाना तैयार करने को कहा गया। तो एयरपोर्ट से नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे, उनके बंगले तक पहुंचते पहुंचते विनय बिहारी ने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, ठीक, जो वह लिखना चाहते थे। तो अजीत सिंह, संजय झा, नीतीश कुमार, ठीक है, और विनय बिहारी, तो उस गाने के बोल पर सहमति बन गई, ठीक है ना। सहमति बन गई। नीतीश कुमार ने कहा कि जाकर इसको रिकॉर्ड कराइए। अब चल दिए सभी लोग। अब विनय बिहारी फ्लाइट पकड़ने के रास्ते में और अजीत सिंह और संजय झा अपने अपने रास्ते में। नीतीश कुमार को पता नहीं क्या याद आ गया, नीतीश कुमार ने संजय झा और अजीत सिंह को फोन किया, अरे आप लोग कुछ देखते नहीं है, समझे, आप लोग कुछ देखते नहीं है, क्या लिखा गया गाना में? तो लोगों ने कहा कि अरे आपने ही तो किया है, समझे ना, आपकी सहमति से सब कुछ हुआ है। तो अब देखिए नीतीश कुमार शब्द कितने पकड़ते थे 2005 में। उस गाने में यह लिखा गया था कि जब नीतीश कुमार आएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी, दूर हो जाएगी। अच्छा। तो नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे पास कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है कि हमारे आते हुए हम जैसे ही आएंगे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी या दूर हो जाएगी। तो आप इसे यह मत कहिए कि बेरोजगारी खत्म होगी, दूर होगी, आप इसे कहिए बेरोजगारी कम होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार इस मिजाज के, और नीतीश कुमार को भाषण भी आपको याद होगा जब वो कहते थे कि भाई बिजली तो फ्री देने की चीज है नहीं, लेकिन अब फ्री बीच भारतीय राजनीति का भ्रष्टाचार है। अच्छा। भारतीय राजनीति का भ्रष्टाचार है और चुनाव जीतने का यह सरकारी फार्मूला है, ठीक है ना जी। नीतीश कुमार की इच्छा कम रही होगी, लेकिन यह चुनाव की मजबूरी रही होगी। देखिए नीतीश कुमार ही थोड़े कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी तो कह रहे थे ना, कह रहे थे कि हम आएंगे तो दे देंगे, तो वह आकर के देते। अभी देने की प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, वह आते तो देते जी। हाँ भाई, एक कह रहे हैं कि भाई 200 यूनिट हम दे देते, 2500 रुपए महीने दे देते, तो सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। और देखिए झारखंड में कैसे हेमंत सरकार ने चुनाव जीता, पोलिंग के एक दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसा गया जी। कैसे कंपटीशन हुआ वहां कि 1100 2100 कैसे राशि भरी। छत्तीसगढ़ में कैसे चुनाव बीजेपी ने जीता, महतारी योजना लाकर। मध्य प्रदेश में कैसे लाडली योजना, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हाँ, उसके बाद हरियाणा में क्या हुआ, हाँ, लेकिन
याद रखिएगा, हम्म 2 ऐसे चुनावी नतीजे हैं हम्म कि सरकारी पैसे बांटने के बाद भी करारी हार मिली। हम्म, जगन रेड्डी जी कैसे हारे? शायद 11 सीटों पर सिमट गए थे ना, 11 सीटों पर। और क्या बांटा था? हम्म, अशोक गहलोत, जी अशोक गहलोत, इंदिरा रसोई पूरे प्रदेश में शुरू हो गई, 500 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया, 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त हो गया, लेकिन चुनाव हार गए, चुनाव हार गए। हाँ? तो आपको अब देखिए, भारतीय राजनीति का भ्रष्टाचार है, भारतीय राजनीति का, और यह प्रभाव नहीं करता है, इसे हम नहीं मानते हैं। यह प्रभाव करता है। हमने पिछले दिनों, हम आज भी आप लोग के सामने ही शायद सुना रहे थे, आप तो थी ही ना जी कि मैं पिछले दिनों आ रहा था गाड़ी से, ऑफिस हाँ, से, बिल्कुल, घर से ऑफिस आ रहा था, मेरे ड्राइवर के पास उनकी पत्नी का फोन फोन आया, आ गया 10,000 रुपये आ गए हैं। हम्म तो मेरे ड्राइवर साहब ने पूछा कहाँ से? तो नीतीश बाबू भेज दलखिन हाँ, अच्छा 10 मन जीते। हाँ तो ड्राइवर साहब ने पूछा कि कैसे मालूम हुआ? हाँ तो जिन अकाउंट में नहीं रखलिए हल, हाँ तो नीतीश बाबू के फोन अले कि 10,000 रुपए भेज दिलियो हो, मतलब हम्म, जो सरकारी हाँ, भाषा, जो हाँ, सरकारी हाँ, भाषा में, हाँ, ठीक है हाँ, ना? तो जी अकाउंट चेक कर लीजिए आप अपना। ठीक है तो उन्होंने अकाउंट चेक कराया अपने हाँ, बच्चे से, तो मालूम हुआ कि ऐसा हाँ, था तो वो असर करता है। असर और करता है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश में, हम्म देखिए जरा आप उन महिलाओं की अपने बारे में क्यों सोचती हैं? हम्म आप हमारी पत्नी के बारे में मत सोचिए, रवि हम्म सर की पत्नी के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए, हम्म अपनी माँ के बारे में मत सोचिए। लेकिन जिसका पति कुछ नहीं करता है उनके या बारे में 200, 400, 500 रुपया कमाता है, हम्म, उसकी पत्नी के खाते में 10,000 रुपया पहुंच ये गया, बहुत बड़ी बात हाँ, है तो पति भी उससे कर्ज लेने के लिए परेशान है। बिल्कुल हाँ, एक बिल्कुल वीडियो वायरल हो रहा है हम्म, जिसमें पति कह रहा है कि नीतीश कुमार तो सब मेहरारू के जो है ना पगला दिल के है, हाँ हाँ हाँ, सब मेहरारू के पगला दिल के है, जी जी हाँ, जी हाँ हम मालिक बना दिल के है। बिल्कुल हाँ तो ये स्थिति है। तो ये स्थिति है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।